देखने वाले हैं। पहले मैं चारों वक्ताओं का नाम यहाँ से बता देता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर कुंवर सिंह भरतवाल जी हम लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद डॉक्टर मुकेश कुमार जी, तीसरे क्रम में प्रोफेसर बलराम सिंह जी जो कि अमेरिका से हम लोगों को संबोधन करेंगे। चौथे क्रम में डॉक्टर पार्थ शर्मा जी, ये वैज्ञानिक महानुभाव हम लोगों को आज संबोधित करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रम में डॉक्टर कुंवर सिंह भरतवाल जी, मैं आपके संदर्भ में एक संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ आपकी योग्यता को लेकर। आप फिजिक्स में एमएससी हैं, एनएचबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से आपने फिजिक्स विषय में एमएससी की योग्यता प्राप्त की है और फिजिक्स में ही आपने पीएचडी भी किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपने पीएचडी की योग्यता प्राप्त की है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली में वैज्ञानिक के तौर पर आपने 3 वर्षों तक सन 1990 से लेकर सन 1993 तक बहुत कुशलता पूर्वक वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवा समर्पित की है। राजा रमन्ना कैट आरआर कैट के नाम से विश्व प्रसिद्ध संस्थान इंदौर में आपने सन 1993 से लेकर के 2019 तक डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इस विभाग में बतौर एक वैज्ञानिक आपने अपनी सेवा समर्पित की। आपका कार्यक्षेत्र कई सारा है जिसमें कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स, लेजर साइंस टेक्नोलॉजी, नैनो मटेरियल टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में आपने कार्य किया है। कई सारी वैज्ञानिक संस्थाओं में आप आजीवन सदस्य भी हैं, जिसमें इंडियन लेजर एसोसिएशन में आप आजीवन सदस्य हैं, इंडियन फिजिक्स एसोसिएशन के आप राष्ट्रीय स्तर पर आजीवन सदस्य हैं एवं इंडियन फिजिक्स एसोसिएशन में इंदौर के आप वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी अपनी भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ 250 से ज्यादा शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसिंग में आपने प्रस्तुत किए हैं। भारत के सुयोग्य वैज्ञानिक के रूप में आपकी भूमिका है। डॉक्टर कुंवर सिंह भरतवाल जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका विषय है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, धर्म, विज्ञान और अध्यात्म, ये आपका विषय है। मैं निवेदन करूंगा कि समय की सीमा में अपने सभी भावों को आप व्यक्त करना आरंभ करें। आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं। अब मेरी स्लाइड प्लीज लगा दीजिए तो मैं फिर अपना वक्तव्य शुरू करूँ। जी हाँ, ओके, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं, सर्वप्रथम मैं परम पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और मुझे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अनुमति देकर अपनी आशीर्वाद जो दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं गुरुदेव का। और बाकी जो वहाँ पे सदस्य लोग हैं जो ये सब ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने साथी जो स्पीकर्स हैं उन लोगों को भी नमस्कार करता हूँ। और तो स्टार्ट, पहले मेरा जो टॉपिक मैंने लिया है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और अध्यात्म। तो गुरुदेव से मैं प्रार्थना, पहले शुरू करने से पहले प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसका जो पहला भाग साइंस है, जिसको थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ और इस पे मैं विचार रखूंगा। तो दूसरा भाग है आध्यात्म। आध्यात्म में अभी कदम रखा है मैंने और अली पायदान से ही हूँ, तो गुरुदेव से उनका आशीर्वाद भी चाहिए, उनका मार्गदर्शन भी चाहिए जिसमें थोड़ा आगे बढ़ने के लिए। जितना मैं अभी कुछ जो थोड़ा रीडिंग करके थोड़ा जितना समझ सकता हूँ वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बताऊं अंत में इसके अपने जो अंतिम पार्ट होगा मेरा क्या, उसमें मैं इसमें कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। और गुरु जी ने एक चीज कही थी वक्त में जब हम मिले थे, गोविंद और ग्रंथ से
जुड़े रहें तो सफलता की यही कुंजी है। तो गुरुदेव का मैं नमन करते हूँ, ये मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। मैं से करीब करीब 7-8 सालों से गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त है मुझे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गुरु गोविंद और ग्रंथ से जुड़ा रहूं, सो दैट जो कुछ मैं करना चाहूँ तो उसको कुछ पोर्शन में कर। तो मेरा टॉपिक है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। अगली स्लाइड प्लीज। तो मैं पहले तरह साइंस के बारे में बताना चाहूंगा कि साइंस क्या होती है। एक लेमन को अगर साइंस की परिभाषा हम बताएं और एक सिंपल वर्ड में अगर कहें तो सर्च फॉर द ट्रूथ अबाउट नेचर इज साइंस। प्रकृति के सत्य की खोज को ही विज्ञान कहते हैं। और परस्यूट ऑफ साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट सेल्फलेस ह्यूमन एक्टिविटी। साइंस की जो परस्यूट साइंस करने की जो बात होती है वो ये एक ह्यूमन एक्टिविटीज है। क्यों है मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। अब क्योंकि साइंस सर हम आध्यात्म की बात करें, थोड़ा रिलीजन भी इसमें आ जाता है, साइंस फैक्टर है, कम्युनिटी के लिए होता है, कम्युनिटी द्वारा होता है। रिलीजन भी कम्युनिटी फैक्टर है। बाद में मैं ये कोशिश करूंगा बताने की कि आध्यात्म जो है एक इंडिविजुअलिज्म है, नॉट कम्युनल थिंग। सब मिलके आध्यात्म नहीं कर सकते, इंडिविजुअल को ही करना होता है, उसी में आगे बढ़ना होता है। आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या प्लीज? ओके फाइन। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी आ रही है। जी धन्यवाद जी धन्यवाद। रिलीजन क्या होता है मेरे हिसाब से, मेरे ह्यूमन बीइंग्स रिलेशन टू दैट व्हाट दे रिगार्ड एज होली, सैक्रेड, स्पिरिचुअल और डिवाइन। ये रिलीजन की परिभाषा बहुत सिंपल वर्ड में है कि जिसको कोई भी, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी धर्म मानने वाले हो, अगर किसी चीज को वो पवित्र मानते हैं, सैक्रेड मानते हैं, आध्यात्मिक मानते हैं या डिवाइन मानते हैं, तो वो रिलीजन हो गया। और मैन की जो प्रोग्रेस करने के लिए, इथिक्स फॉर प्रोग्रेस करने के लिए उसको इथिक्स की जरूरत होती है। अगर इथिक्स है तो प्रोग्रेस कर सकता है, लेकिन वो इथिक्स आएंगे कहाँ से? इथिक्स आने के लिए आपको कोई ना कोई रिलीजन अपनाना होता है, और होता ही है कि यही आपको जो है इथिक्स देगा, तभी आप जो है रिलीजन किसी को फॉलो कर सकते हैं। जब रिलीजन फॉलो करेंगे आप कोई ना कोई, तो निश्चित रूप से आपकी इथिक्स जो है या धर्म जो है, आपका जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो आपका एक बेसिस होगा, है ना। और साइंस और रिलीजन के बारे में लोग काफी कुछ कहते हैं, बट साइंस और रिलीजन बोथ मैन सर्च फॉर द ट्रूथ, ये दोनों एक डेफिनेशन अगर आप देखेंगे साइंस की भी, सर्च फॉर द ट्रूथ अबाउट नेचर, प्रकृति के सत्य की खोज भी है। रिलीजन भी करीब करीब वही है, जो प्रकृति में जो सत्य अवेलेबल है आपके पास में, उसी को रिलीजन मानना है। ये दोनों एक दूसरे के जो है पूरक भी हैं, ये साइंस और रिलीजन, और एक दूसरे एक सत्य की ही खोज है बेसिकली। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, आवर ऋषिज एंड मुनि, हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे या आज भी हैं, तो वो लोग बेसिकली साइंटिस्ट ही हैं, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं साइंस के रूप में या धर्म के रूप में या आध्यात्म के रूप में, वो भी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए ही कर रहे हैं। साइंस भी जो साइंटिस्ट करता है वो सोसाइटी के बेटरमेंट ही उसके जहन में होता है। और ऋषि मुनि ने भी वही किया, इन्होंने बहुत आगे तक ले गए हैं साइंस को। अभी मैं तो ये कहूंगा कि 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, लास्ट 2 सेंचुरी से ही साइंस बहुत आगे बढ़ी है। अदरवाइज तो हमारे जो वेद पुराण वगैरह वगैरह हैं, इसमें तो साइंस काफी आगे तक जा चुकी है। तो हमारे ऋषि मुनि वेरी गुड साइंटिस्ट, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, नाम हम ऋषि मुनि बोल रहे, तो उन्होंने भी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए ही काम किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगली स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अगली स्लाइड। बर्तवाल जी, अगर आप गति अपनी धीमी रखेंगे बोलने की तो बेहतर रहेगा सुनने में। जी ठीक है, जी ठीक है, जी ठीक है। हाँ, साइंस क्या है? साइंस इज नॉट ए बिलीफ सिस्टम। एक बहुत शानदार से इसमें यह है कि ये बिलीफ सिस्टम नहीं है, लाइक रिलीजन। जैसे रिलीजन में होती है एक बिलीफ सिस्टम है, आस्था है, ऐसा होता है, लेकिन साइंस में ऐसा होता है, नहीं चलता है। साइंस एज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ये जो है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। क्यों इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है? इसमें हम डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, तब हमें वो मेजरमेंट डेटा कैन बी क्वान्टिफाइड। उसके आइडियाज और लॉ जो भी हम बनाते हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, फाल्सिफाई कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। ये फ्रीडम हमको रिलीजन में नहीं मिलती है, वहां पे हमको एक आस्था का विषय होता है।
लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता है। डेटा मैंने लिया, मैं उसको टेस्ट किया, लेकिन मेरा कोई दूसरा जो साइंटिस्ट होगा, कलीग होगा, वो वेरीफाई कर सकता है उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, फाल्सीफाई भी कर सकता है। ये छूट रिलीजन में नहीं होती, बस यही थोड़ा सा अंतर है। बट साइंस इसीलिए, अगर आज जो भी साइंस के डेटा हैं वो दे आर फ्री फॉर एवरीबॉडी, दे कैन टेस्ट इट, दे कैन वेरीफाई, दे कैन फाल्सीफाई इट एंड दे कैन मॉडिफाई। तो ये साइंस में, और साइंस और रिलीजन के बारे में तो जानते हैं, दे डू नॉट कंट्राडिक्ट बट दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। लोगों के इसके बारे में थोड़ा सा गलत धारणा ही है कि साइंस एंड रिलीजन दे फाइट विद ईच अदर, they don't support each other, but science and religion they don't contradict but they complement each other। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसके लिए बहुत अच्छी सी कोट दी थी, साइंस विदाउट रिलीजन इज लैम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। ये बहुत सच है कि साइंस के बगैर रिलीजन नहीं है, रिलीजन के बगैर साइंस। आगे अब आप ये कहेंगे कि पूछेंगे कि द फ्यूल ऑन विच साइंस रन्स इज इग्नोरेंस। साइंस के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है वो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। अज्ञानता के लॉस को ही जला करके साइंस आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि हंग्री फर्नेस जैसी है साइंस, जिसमें हमको अज्ञानता की लॉस, अज्ञानता नाम की लकड़ी उस फॉरेस्ट से ला करके उसमें डालनी पड़ती है। और इन दिस प्रोसेस जब आप जो अज्ञानता की जो फॉरेस्ट है उसमें से लॉक्स ला के डालेंगे तो उसमें क्या होता है, नॉलेज आपका बढ़ेगा। अगली स्लाइड में मैंने एक चित्र से उसको समझाने की कोशिश की है। यस, दिस द फिगर। इसमें क्या है, ये जो ब्लैक है वो इग्नोरेंस का फॉरेस्ट है, अज्ञानता का फॉरेस्ट है, जिसमें ये अंदर मैंने सर्किल बना रखे ए बी और सी, 3 डिफरेंट कलर में, ए बी और सी। ये जो है नॉलेज है। तो जैसे जब आप ए पे है, आपका नॉलेज ए है, तो तब ये अज्ञानता का जो ये सर्किल, इसका जो पेरीमीटर है, जो उसका परिमाप है वो छोटा है। जब भी आपका नॉलेज बढ़ जाता है तो पेरीमीटर बड़ा हो जाता है, कि आपका और नॉलेज बढ़ता है तो पेरीमीटर और बड़ा हो जाता है। बट होता क्या है, जितना बड़ा आपका नॉलेज होता है, जितना आपका नॉलेज बढ़ता जाता है, आपका पेरीमीटर बढ़ता जा रहा है, तो आपको इग्नोरेंस का फॉरेस्ट ज्यादा दिखता है। तो आपका ज्ञान तो ज्यादा बढ़ रहा, नॉलेज तो ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन आपको उतना ज्यादा इग्नोरेंस भी दिख रहा है। इसीलिए एक बहुत शानदार कोट भी है, जब आपका नॉलेज कम होता है तो आपको लगता है मुझे बहुत आता है, जब आपका नॉलेज बढ़ता जाता है इसलिए कि नहीं अभी तो बहुत ज्यादा बाकी है। जितना ये सर्किल का पेरीमीटर बढ़ता जाएगा उतना आपको अज्ञानता का जो फॉरेस्ट है वो ज्यादा दिखेगा, तो आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसीलिए एक कहावत भी इसमें होती है कि आपको जो है कम नॉलेज वाले को ज्यादा अपने आप को लगता है, ऐसा होता है, इन जनरल ऐसा होता है। पर जितना नॉलेज ज्यादा होगा उतना आपको लगेगा मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। फिर से साइंस के बारे में, साइंस हेल्प लिफ्ट ह्यूमैनिटी फ्रॉम द नादर ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के जो है पतन जो होता है अज्ञानता से, उससे बचाता है साइंस आपको, फियर से बचाता है, डर से बचाता है, सुपरस्टिशन अंधविश्वास से बचाता है ना। तो वी डू और वी नीड साइंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। हमको साइंस क्यों करनी है, साइंस क्यों चाहिए, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए चाहिए। आज जो भी हो रहा है साइंस का जो आउटकम होता है टेक्नोलॉजी होता है, तो टेक्नोलॉजी से हम क्या करते हैं, बेसिकली सोसाइटी का बेटरमेंट है ना। एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, वेयर फ्रॉम वी लर्न द साइंस। साइंस हमने सीखी का। इन जनरल अगर ये क्वेश्चन हम बच्चों से करें तो बच्चे बोलेंगे हमने किताब से सीखी। किताब किसने लिखी, तो बोलेंगे गुरु जी ने। तो गुरु जी ने किससे सीखी, गुरु जी के गुरु जी ने सीखी, तो इससे सीखी। और फिर कहीं पे तो एंड होगा ना, तो द एंड इज द नेचर, प्रकृति। हमने साइंस प्रकृति से ही सीखी, उसके बाद किसी गुरुजी ने, किसी ऋषि मुनि ने हमको उसको नरेट किया या किताब लिख के दिया, देन इट फॉलोज टू द जनरेशन टू जनरेशन। बट एक्चुअल में हमने सीखी प्रकृति से है। मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है, ट्रेन उड़ रहा है, ट्रेन ने फ्लाई किया हवा में, उसको देखते हुए हम लोगों ने उससे क्या सीखा, हाउ वी कैन फ्लाई अवर ऑब्जेक्ट इन द तो क्या सीखा हमने, एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स का सोर्स हमें लगा कि क्रेन को हमने उड़ते हुए देखा, वी गॉट द आइडिया फॉर एरोडायनेमिक्स, और आज हम जो है एरोडायनेमिक्स यूज करके वी कैन फ्लाई। दूसरा फिगर मैंने दिया है स्वान का। एक स्वान जो है पानी में कैसे तैर सकता है, तब जबकि वो स्थिर भी रह सकता है, डूबेगा नहीं। तैरना तो ठीक है, उससे एक मोशन है। इन जनरल पानी में तैरने के लिए मोशन की जरूरत होती है, बट यहाँ पे अगर मोशन नहीं भी दे रहा है, स्वान डूबता नहीं। सिमिलरली ये गर्ल की एक फोटो है,
तो इससे हमने क्या सीखा, हाइड्रोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हमने एरोडायनेमिक्स से सीखा, हाइड्रोडायनेमिक्स से सीखा। तो ये मैं एग्जांपल इससे देना चाहता हूँ कि वी बेसिकली लर्न द साइंस दिस लॉज फ्रॉम द नेचर ओनली, द सोर्स ऑफ साइंस इज नेचर, प्रकृति से ही हमने ये सब सीखा है। अब मैं एक और खूबसूरत चीज बताना चाहता हूँ कि प्रकृति हमेशा ऑर्डरनेस पसंद करती है, सिमेट्री पसंद करती है। तो प्रकृति में जो भी चीज होती है उसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है, और पर्टिकुलरली वो चीज जो खूबसूरत होती है उसमें निश्चित ऑर्डर ज्यादा होता है, सिमेट्री ज्यादा होती है। तो ये खूबसूरती की ऐसी मिसाल मैं देना चाहता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज खूबसूरत है तो मेरे लिए भी खूबसूरत है, मेरे जो कलीग्स यहाँ पे बैठे उनके लिए भी खूबसूरत है, किसी और चाहे अमेरिकन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे अफ्रीकन हो, सबके लिए खूबसूरत है। तो खूबसूरत है क्यों है, क्योंकि सिमेट्री एलिमेंट्स ज्यादा है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ बटरफ्लाई का, पहला जो बन गया ये बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई को अगर आप गौर से देखें, इसके बीच की लाइन से अगर आप एक लाइन के अक्रॉस देखें, लाइन के इस तरफ और लाइन के उस तरफ, आपको देखेंगे इस तरफ और उस तरफ दोनों में एक रूपता है। अगर जैसे हमारा राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड है, दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। सिमिलरली इस लाइन के अक्रॉस बटरफ्लाई का इस तरफ और उस तरफ ये मिरर इमेज है। तो क्या हो गया, इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी, इसीलिए खूबसूरत भी लगता है। अगर इसमें एक तरफ कुछ रंग दूसरी तरफ कुछ रंग सिमेट्री ना होती, इतना खूबसूरत ना लगे। दूसरा जैसे एक फ्लावर का मैंने एग्जाम्पल है, इसमें पॉइंट सिमेट्री, उस पॉइंट के लॉन्ग सेंटर में पॉइंट है, उसके लॉन्ग अगर इसको देखा जाए तो इट हैज सिमेट्री। इसके मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ये जो है एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। इस ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को अगर आप सेंटर के अलोंग 45 डिग्री घुमाते हैं, 45 डिग्री घुमाते हैं, तो ये फिर अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी थी, रास्ता ऊपर करेंगे थोड़ा सा। ओके, मैंने ये हाँ यस उसी हाँ प्रिजर्वेशन ऑफ फॉर्म एंड कॉन्फ़िगरेशन। हम क्या कर रहे हैं कि इसका फॉर्म और कॉन्फ़िगरेशन प्रिजर्व रहे, वही रहे, उसी को सिमेट्री बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर इसको 45 डिग्री घुमा दिया जाए तो ये फिर उसी पोजीशन में आता है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इसको, ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। उसी तरह से अगर ये फ्लावर है, सनफ्लावर, अगर इसको कुछ भी घुमा दें ये सेम पोजीशन में रहेगा, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द सिमेट्री। ये वो रोटेशन सिमेट्री हो गई, ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी, पॉइंट सिमेट्री हो गई। प्रकृति में जो भी चीज है वो सिमेट्री तो रखती है, हमें अगर समझ में आती है तो ठीक, नहीं आती है तो कितनी आती है वो एक अपने अंडरस्टैंडिंग की बात है। उसी तरह से एक लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग है, ये उन्होंने बनाई थी तो सिमेट्री के लिए नहीं बनाई थी, आई एम श्योर अबाउट इट, मुझे नहीं पता है कि उसमें किस लिए बनाई थी, बट लोगों ने इसको यूज किया, पिक्टोग्राफर्स ने यूज किया इसको सिमेट्री समझाने के लिए कि अगर इस मैन के सेंटर से अगर एक लाइन खींचे, जैसे हमने बटरफ्लाई में खींचने की कोशिश की, तो इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में करीब नॉट 100% बट करीब रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। हम अपने अगर ऐसी लाइन खींच दें तो वी हैव ए रिफ्लेक्शन सिमेट्री, एक आंख इधर है, एक इधर है ना, दो का एक इधर बोला एक इधर है, समथिंग लाइक दैट। तो कम जी है, इसीलिए प्रकृति की सबसे नायाब अगर कोई चीज मानी जाती है, सबसे भगवान की सबसे बड़ी जो बराबर कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी जो है एक सबसे अच्छी नायाब तोहफा है भगवान का, जिसमें भी एक सिमेट्री होती है। तो इसमें इस सिमेट्री में कितना अच्छा है इसको खूबसूरती पे भी डिपेंड करेगा। और बहुत ही ज्यादा सिमेट्री हो बहुत शायद खूबसूरत ज्यादा लगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं थोड़ा मटेरियल्स वर्ल्ड में आता हूँ कि ये ऑर्डर इन नेचर और सिमेट्री से कितना अंतर पड़ता है, मैं एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा। ये प्रकृति ने ही दिया है। क्या है, एक कार्बन का हम एलिमेंट कार्बन है कि 6 एटॉमिक नंबर है, 12 एटॉमिक मास है। ये एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में ये समझा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 हो गया, 6 हो गया। अब अगर इसी कार्बन को विदाउट एनी सिमेट्री, विदाउट एनी स्ट्रक्चर, अगर हम इसको थैले में भर लें उसके एलिमेंट के उसके एटम्स को, तो अमॉर्फस हो जाएगा, नो स्ट्रक्चर, जो ब्लैक कार्बन कहलाता है। थैले में भर लिया आते ही वो ब्लैक कार्बन हो गया, सिंपल ब्लैक कार्बन। लेकिन अगर उसी को हम 2 डायमेंशनल प्लेन में, अगर उनको ए बी प्लेन में ऐसे रखकर स्टैक करें, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सी एक्सिस के लॉन्ग, तो वो हो जाएगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जो ग्रेफाइट होता है, जैसे पेंसिल की जो लीड होती है हम यूज करते हैं। और इसी कार्बन को अगर क्यूबिक स्ट्रक्चर में रखते हैं एटम्स को, इन सच ए वे कि कॉर्नर पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए, सी ग्लाइड प्लेन लगा दे, तो क्यूबिक हो जाता है, वो डायमंड हो जाता है।
कोई चेंज नहीं किया हमने, केमिकली कार्बन ही है। यहाँ हमने कोई स्ट्रक्चर नहीं लेने दिया, नो सिमेट्री, जीरो सिमेट्री। यहाँ हमने उसको 2 डायमेंशनल प्लेन में लगाया, फिर 1 डायमेंशन में इसको स्टैक किया, हेक्सागोनल हो गया, वो ग्रेफाइट हो गया। और जब हमने इसको 3 डायमेंशनल क्यूबिक में फिट किया और सी ग्लाइड दे दिया, इट बिकम डायमंड, हीरा हो जाता है। तो ये प्रकृति का ही, प्रकृति हमको तीनों देती है, यानी प्रकृति के पास एक छूट है, ये फ्रीडम है कि वो उसको ब्लैक कार्बन के रूप में भी देती है, हेक्सागोनल के रूप में भी देती है, क्यूबिक के रूप में भी देती है। और आजकल वैज्ञानिकों ने इसको CNT कार्बन नैनोट्यूब्स के रूप में लिया, जिसको मैं थोड़ा सा बाद में जरा बताऊंगा क्योंकि कितनी इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में कार्बन नैनोट्यूब्स के फॉर्म में हम ले आए हैं। तो बट ये 3% के नायब तरीका केवल सिमेट्री की वजह से एक ब्लैक कार्बन डायमंड हो जाता है, बिना किसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चेंज के, कुछ नहीं चेंज किया हमने। ये अरेंजमेंट जो हमने सीखा उससे प्रकृति से, तो हमने उससे निकाले कि 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 32 पॉइंट ग्रुप होते हैं, उसके 230 स्पेस ग्रुप होते हैं। इनके कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट से हम वी कैन मेक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वी कैन मेक डिफरेंट एलिमेंट्स, और उसको डिफरेंट यूज के लिए आजकल ड्रग जो डिजाइन होते हैं तो सबके लिए। बट यू हैव ओनली ट्राइसेस, ओनली 7 क्रिस्टल सिस्टम होंगे, 32 पॉइंट ग्रुप होंगे एंड 230 स्पेस ग्रुप होंगे। यू हैव टू बी ओनली इन दिस रीजन एंड देन यू कैन फाइंड many compounds you can make at your will, at your will भी कर सकता है, ये भी कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं व्हाट इज फिजिक्स। मैंने पहले थोड़ा साइंस के बारे में बताया, मैं क्योंकि फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ तो मैं थोड़ा फिजिक्स के बारे में बात करूँ। फिजिक्स इज साइंस ऑफ मैटर, कंस्टेंट, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। नॉर्मल साइंस की मैं बात कर रहा था, फिजिक्स इज नथिंग बट साइंस। साइंस बहुत अलग चीज नहीं है, पर मैंने इसको एक स्पेसिफाई करने के लिए कि फिजिक्स साइंस ऑफ मैटर के कंस्टेंट जो मैं बात कर रहा था कि एलिमेंट्स जो है, देन एनर्जी, स्पेस। अब इसमें स्पेस एंड टाइम जुड़ गया है ना। एनी इवेंट इन नेचर फॉलो द लॉज ऑफ फिजिक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके आसपास अगर आप देखें कोई भी इवेंट है प्रकृति की, उसमें फिजिक्स का लॉ जरूर लगता है। आप समझते हैं तो ठीक, नहीं समझते तो ठीक, लेकिन उसको आप फिजिक्स के लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसको दूसरे टर्म में ये कहते हैं, और फिजिक्स इज ऑल अबाउट लॉज ऑफ नेचर। अब हम उल्टा कहें कि फिजिक्स जो है प्रकृति के लॉ के बारे में ही है। और कभी किसी वक्त में इसको नेचुरल फिलोसॉफी भी कहते थे। न्यूटन के वक्त में फिजिक्स वर्ल्ड नहीं आता था, फिजिक्स केम इन 18th सेंचुरी के एंड में जो फिजिक्स का नाम आया, पहले इसको नेचुरल फिलोसॉफी ही बोलते थे, है ना। तो इसीलिए नेचुरल फिलोसॉफी बोलते थे कि नेचर के सारे लॉ फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, और फिजिक्स के सारे लॉ नेचर पे लगते हैं। तो 22 वर्ष आपको जो अच्छा लगे आप कह सकते हैं कि ये फिजिक्स के लॉ से नेचर में होता है, या नेचर के लॉ से फिजिक्स बना है, समथिंग लाइक दैट। फिजिक्स इज ऑल अराउंड अस। मैंने जैसे बोला किचन से लेके और स्पेस तक, लिविंग रूम, जितने मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, सब में फिजिक्स लगती है। आपको सिर्फ उसको समझने की बात है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल किचन का देता हूँ, फ्रॉथिंग ऑफ मिल्क। फ्रॉथिंग ऑफ मिल्क अगर हम बच्चे को समझाएं तो लगता है कि बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी फिजिक्स है। नहीं आता समझ में कि मिल्क, दूध क्यों उबाल आता है। बहुत सिंपल सी बात है। दूध, मिल्क क्या है बेसिकली? इट इज बेसिकली a colloidal solution of fat, protein and some carbohydrate and some of the vitamins। इसको जब हम उबालने के लिए रख देते हैं तो इसमें होता है कि उसमें जो पानी का जो पोर्शन होता है वो ऊपर भाप बन के आता है, लेकिन फैट इसमें होता है, फैट कंटेंट पहले एक लेयर ऊपर से बना देता है। फैट हल्का होता है वो ऊपर आ जाता है, वो एक लेयर बना देता है। तो जो ही नीचे से भाप बनना शुरू होगी तो भाप फैट की लेयर को तोड़ नहीं पाती है, तो धीरे धीरे उसको फैट की लेयर को ऊपर ले आता है और उसको गिरा देती है। दैट इज व्हाट इज द फ्रॉथिंग ऑफ मिल्क। लेकिन हमारी जो दादी जी हैं या माँ हैं जिन्होंने फिजिक्स तो नहीं पढ़ी, तो ये तो फिजिक्स तो नहीं समझेंगे इसके, लेकिन उसको रोकती हैं। कैसे रोकती हैं? तो बेसिकली करछी उसमें डाल देती है, करछी डाल देते हैं तो उसका जो फैट की लेयर है वो टूट जाती है, सिंपल। तो वहां से जो है वेपर्स बाहर आना शुरू हो जाता है, तो दूध कभी गिरेगा नहीं। सिमिलरली चपाती क्यों फूलती है, दिलाते कि इसमें फिजिक्स का ये सरफेस टेंशन बेसिकली, फिजिक्स में इसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। जनरली समझ में नहीं आता। किचन से लेकर आपके स्टेज तक एवरीवेयर यू हैव फिजिक्स इन इट। केवल हमको समझने की बात है और उसको यूज करने की बात है। मेरे गुरुदेव की मेरे को आदेश हुआ था कि मैं थोड़ा न्यूटन लॉ के बारे में बताऊं, पर्टिकुलर न्यूटन थर्ड लॉ
क्योंकि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इससे थोड़ा सा प्रकाश भी डालो और उसका एक आध एग्जाम्पल भी दे। तो गुरुदेव मैंने कोशिश की है, मैं के बारे में थोड़ा सा बता। मैंने तीनों लॉ यहाँ पे लिखे। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन पहला लॉ है इनका। इन एनी इनर सेल फ्रेम ऑफ द फ्रेम, अगर कोई वस्तु जो है आपको रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहते हैं। दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ बेसिकली F इक्वल ma, द फोर्स जो है mass of that particular object into acceleration which is given by that force is the second law of motion, है ना। तो ये भी एक इनर्शियल फ्रेम में ही होना चाहिए, किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही होना चाहिए। रेफरेंस बदल जाएगा तो दिस मे नॉट बी वैलिड, है ना, यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। थर्ड लॉ है फ्री एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन। तो गुरुदेव ने आदेश दिया था कि मैं इसके बारे में एक एग्जांपल जो कि दे दीजिए। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे थर्ड लॉ लगता है। इवन द प्रोपल्शन ऑफ द शिप थ्रू द वाटर, शिप कैसे तैरती है, यहाँ भी थर्ड लॉ ही लगता है कि उसके फिन से जो है वो वाटर को बैकवर्ड छोड़ती है तो उसको फॉरवर्ड पुश मिलता है। दिस इज व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जिसकी वजह से फिश तैरती है। सिमिलरली जो बटर जो बर्ड्स फ्लाई करती हैं वहाँ भी जो है वो प्रेशर देती है तो उसको जो है एयर ऊपर धक्का देती है, तो हवा को नीचे प्रेशर देती है, ऊपर उसको धक्का देती है तो ऊपर उड़ जाता है। सिमिलरली मोशन ऑफ ए कार, जब हमारा टायर जो है जो घूम रहा होता है तो वो रोड पे जो है प्रेशर देता है तो उसको जो है देता है और उसको आगे, तो समथिंग लाइक दैट। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस में जो थर्ड लॉ है वो बहुत शानदार ढंग से दिखता है और बहुत पावरफुल है कि ये जो है जो भी रॉकेट आजकल जाते हैं या स्पेस शटल जो जाते हैं उसमें जो लिक्विड हाइड्रोजन या लिक्विड हीलियम का जो फ्यूल होता है वो सबसे पहले स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो होता है वो इसी थ्रस्ट की वजह से जो हॉट एयर का थ्रस्ट आता है पीछे, इतना फोर्स से आता है नोजल के से कि वो जो है उतने फोर्स से वो आगे बढ़ाता है और उसकी जो अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी को पार करने की जो पावर है उसको इसी से जो है लिक्विड फ्यूल टैंक के उसी से मिलती है। तो ये जो है एक एग्जाम्पल, मैंने 2-3 एग्जाम्पल जो नेचुरल थे फिश का या बर्ड का, देन दो जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की कार के, कार मूव्स एंड देन द रॉकेट, फाइनली रॉकेट एंड द शटल जो जाते हैं, इसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही काम करता है, यूज होता है। आगे नेक्स्ट द लॉ ऑफ फिजिक्स कन्वर्टेड इनटू मशीन। मैंने एक एग्जाम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने रखा है, हिस्टोरिकल वो भी दिया है कि कैसे हम स्टोन एज से जो है आज हम इंफॉर्मेशन एज तक कहाँ डेवलपमेंट की वजह से। तो प्रोजेक्ट नॉट रीड फिजिक्स, ओके साइंस करते हैं आप जनरल साइंस के डेवलपमेंट के कारण स्टोन एग्जाम्पल स्टोन एज में हम लोग स्टोन एक्स बनाई, उसके बाद हमने कुछ दिनों बाद फायर क्या आया, फायर के बाद हम लोगों ने खाना बना के खाना सीखा। देन जो प्लेन ऐसे होते हैं जो दिख नहीं सकते, जिनसे कोई भी प्रोब जो है IR इनसे काम नहीं करता, समथिंग लाइक दैट। ये जो है इनविजिबल प्लेन, देन सीएनटी जो मैंने अगर ये हियर है ये बराबर है, ये इसका यूज आजकल जो हो रहा है ड्रग रेगुलरली उपचार में इसका यूज होता है। क्या होता है कि TNT के द्वारा डिलीवरी डाल सकते हैं सेल में ड्रग, उसके द्वारा तो सीधे सीधा ड्रग वहीं पे डाल सकता, अगर डैमेज नहीं होंगे सेल केवल होगा, इसलिए ये बहुत यूजफुल है। इसके अलावा भी इसके नॉन मेडिकल यूज है, टेक्निकल यूजेस भी हैं इसके, बहुत स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। इसके कुछ ऐसे भी चीजें बन रही है जहाँ हार्डनेस की जरूरत है। इवन जैसे स्पेस शटल में जो लोग स्पेस में, उनके कपड़ों पे भी एक लेयर कभी आप TNT की डाल दें तो इनके धोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत साल भर तक भी पहनने तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, समथिंग लाइक दैट।
बहुत सारी और भी यूजेस हैं। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया क्यूरियोसिटी रोवर का, जो नासा ने मंगल की सतह पे भेजा था। मैं तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा था कि टेक्नोलॉजी वहां पहुंच गई है कि ये जो मिरर सिस्टम हमारे कैमरे की मिरर हैं या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं, जो हमारी अर्थ की सिचुएशन में काम करते हैं, वो मंगल की सतह पे भी काम कर रहे हैं। यानी कुछ टेक्नोलॉजी हमने ऐसे डेवलप कर ली, कुछ पॉलिसीज उस पर ऐसे डेवलप, केमिकल ऐसे डेवलप कर दिए हैं कुछ कंडीशन में, जिस कंडीशन में मंगल सतह पे -120 डिग्री से लेके +20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेयर नहीं होता है, वहां भी इसके ये सारे सिस्टम, कैमरा सिस्टम, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सेंसर, सब सारे काम करते हैं बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी। एंड उसके बाद हम डीएनए एनिमेशन मीन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम लोगों का एबीसीडी है ह्यूमन बॉडी का, हम उसके बारे में आप समझ गए हिस्टोग्राफी से, इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ गए क्या होता है। जैसे कुछ चीजें तो पता चली है, जैसे जो डिजीज होती हैं कहाँ से वो जनरेट होती हैं, पर्टिकुलरली जो डिजीज जो हेरिडेटरी होती है उसको कैसे रोका जा सकता है। तो वी कैन अंडरस्टैंड बाय लर्निंग दिस। और डीएनए का आजकल एक टेस्ट भी होता है कि नो अबाउट द पर्सन, वो भी एक टेस्ट है। बट मेन इसका जो फायदा है वो है डीएनए के बारे में समझने से ये फायदा हो सकता है, हेरिडेटरी डिजीज आप खत्म कर सकते हैं, आगे क्या होना है ये आप रोक सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग से ये फायदा हुआ है डीएनए। नेक्स्ट मैंने कुछ जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है नेक्स्ट डेवलप हुई है, जो टेक्नोलॉजी साइंस है जो डेवलप हुई है, मैंने एक्सरे का एग्जांपल, मेडिकल में जैसे एक्सरे है, एक्सरे कैसे पेनिट्रेट करते हैं बॉडी को, लेकिन आपके बोन को पेनिट्रेट नहीं करते, उसका फायदा उठाया कि चलो बोन का फोटो आ जाएगा। देन सीटी स्कैन, सीटी ये कंप्यूटर टोमोग्राफी है बेसिकली। कंप्यूटर टोमोग्राफी में कंप्यूटर से आप टोमोग्राफ ले लेते हैं पूरी बॉडी का, तो यू कैन गेट ऑल अबाउट योर बॉडी कि कहीं पे कोई डैमेज है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, यू कैन गेट फ्रॉम सीटी। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक रेजोनेंस इंटरफेरोमीटर है, ये इंटरफेरेंस स्कैन है, इसको एमआरआई बोलते हैं इन जनरल। इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस यूज किया जाता है। देन कम्युनिकेशन में, देन हाउस होल्ड में, देन इंटरटेनमेंट में, ये सारे डेवलपमेंट जो है ये साइंस के जो टेक्नोलॉजी, साइंस को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके हम लोगों ने उसको यूज कर रहे हैं। और फॉर द सोसाइटी, बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। आप सोच सकते हैं कि इस मेडिकल साइंस में कितना इसकी वजह से एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई से बहुत ज्यादा जो है रिवोल्यूशन हुआ है। सिमिलरली आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में देखिए, आज हम जो लोग यहाँ बैठ के इतने दूर दूर बैठे, कुछ यूएसए में बैठे, कुछ इंडिया में, कहाँ शहरों में बैठे हैं, बट वी आर टुगेदर एंड वी आर टॉकिंग टुगेदर एंड वी आर डिस्कसिंग टुगेदर। इंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एंड ट्रांसपोर्ट है, एंड डिफेंस में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो कि साइंस की वजह से आज यूज में है। नेक्स्ट प्लीज। अब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बेसिक सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन टाइप में बता रहा हूँ। मैंने बाकी तो गुरुदेव पे छोड़ दिया है, ये मेरे को आशीर्वाद दें और फिर मेरे को मार्गदर्शन दें। ये लैटिन वर्ड स्पिरिटस से आया है और ये बेसिकली अबाउट सोल, करेज, विगर और ब्रीफ। बट हिंदू फिलोसॉफी में इसको क्या कह सकते हैं, इट इज ए इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट। शुरू में ही कह दिया था कि साइंस एक कम्युनिटी फैक्टर है, रिलीजन भी एक कम्युनिटी फैक्टर है, बट दिस स्पिरिचुअलिटी इज ए इंडिविजुअलिस्टिक। ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस भी है और ये इंडिविजुअल प्रैक्टिस है समझ। और उसका एम क्या है, टू गेट द मोक्ष, है ना, या समाधि। तो ये हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से 3 रास्ते हैं, 3 मार्ग दिए हुए हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। और चौथा जो है 19वीं सेंचुरी में स्वामी विवेकानंद जी ने एक नियो वेदांता जो सिस्टम दिया था, उन्होंने बात की थी इसके बारे में। मैं बहुत डिटेल से उसके बारे में नहीं जानता हूँ। और सिंथेसिस ऑफ हिंदुइज्म करके उन्होंने एक नियो वेदांता सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत में उन्होंने राजयोग को इसमें जोड़ दिया। तो ज्ञान योग जो है द वे ऑफ नॉलेज, मतलब आपका ज्ञान के बारे में, लेकिन इसके लिए पाथ असिस्टेड बाय द गुरु, यहाँ गुरु की जरूरत पड़ती है। भक्ति मार्ग में आपको डिवोशन की जरूरत पड़ती है, वो किसी डाइटी की या डाइटीज की, है ना। कर्म योग में आपका सेल्फ एक्शन होना चाहिए, है ना, और वंस ओन वर्क फॉर हिज प्रोफेशन। तो आप आपके प्रोफेशन में रह करके भी आप अध्यात्म कर सकते हैं, जैसे कि जितना कि मुझे लगता है इसके डेफिनेशन से। एंड देन स्वामी विवेकानंद का एक्सप्लेन दिस राजयोग, जिसमें कि मेडिटेशन बेसिक कॉन्सेप्ट है, मेडिटेशन करके यू डू द योगा एंड देन फाइनली रीच अप टू द समाधि। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट
स्पिरिचुअलिटी बेसिकली पर्सनल ग्रोथ, मैंने बोला था कि ये पर्सनल ग्रोथ की ही बात है। पर्सनल ग्रोथ है, उस पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज व्हाट इज द स्पिरिचुअलिज्म इज साइंस ऑफ सोल, और आध्यात्म विद्या यानी सोल के बारे में, हम इसके बारे में सोल के बारे में जानते हैं, सोल को ही कंट्रोल करना है मुझे जहाँ तक लगता है। एंड दिस साइंस ऑफ लाइफ गिविंग सब्सटेंस, वो आत्मा बोलते हैं शायद, गुरुदेव इसको थोड़ा प्रकाश करने के बाद में। एंड it is something beyond the physical world. Of course, it is beyond the physical world. It is all about the Atma. It is all about beyond the physical world. And it is involved in the belief in higher form of intelligence. कुछ तो है जो हम सब से ऊपर है, जो इस फिजिकल वर्ल्ड से ऊपर है, उसके बारे में ये बात करते हैं, और ये बात करनी भी है। या ये कहते हैं कभी कि लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ के बाद क्या होता है, इट इज स्पिरिचुअलिटी। एंड ये बेसिकली आपको पीस, ट्रुथ के लिए स्पिरिचुअलिटी अगर मान के चले कि दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर पीस एंड टू नो द ट्रुथ ऑफ द लाइफ, और आत्मा को परमात्मा से मिलने की अगर कोई रास्ता है तो दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, जैसा कि मुझे लगता है। यहाँ पे इन्होंने 3 शब्द लिखे थे, ह्यूमन बॉडी जो है, देन लाइफ एनर्जी एंड देन माइंड। इन्होंने कहा ह्यूमन बॉडी, जैसे ह्यूमन बॉडी एवरीबडी नोज दैट इट इज मेड ऑफ एलिमेंट, जिसमें कि मैक्सिमम 96% ऑफ दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन सबसे बड़ा रोल इसमें है। कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले आपको कार्बन के 3 फॉर्म दिखाए थे, फिर कार्बन का मैंने CNT दिखाया, फिर कार्बन यहाँ ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर कोई चीज है तो कार्बन है। लाइफ एनर्जी, इनका कहने का मतलब है कि कहना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, बट विच इज अनोन, है ना। एंड देन माइंड विच इज द बफर बिटवीन दिस बॉडी एंड द लाइफ एनर्जी। तो इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ज्यादा नहीं समझता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि व्हाट इज लाइक द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लिविंग सेल। एरिक श्रोडिंगर 1943 में, ये एरिक श्रोडिंगर इन्होंने सबसे ज्यादा काम इस पे किया था, क्वांटम मैकेनिक्स पे किया था। श्रोडिंगर इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे फेमस है, एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दैट आल्सो। इन्होंने एक किताब लिखी, व्हाट इज लाइक द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, 1943 में, केवल 8 पेज की किताब है। और उस किताब में उन्होंने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया है, इज लाइफ बेस्ड ऑन लॉज ऑफ फिजिक्स। अगर इसको हम रिफ्रेम करें क्वेश्चन को, डू वी नीड एनी न्यू फिजिकल प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड लाइफ इन फिजिकल टर्म्स। क्या लाइफ को हम फिजिकल टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं क्या? इस क्वेश्चन का आंसर आज तक नहीं दिया है किसी ने, और इस क्वेश्चन का आंसर केवल आध्यात्म से दिया जा सकता है। फिजिक्स इसका आंसर नहीं दे सकते, साइंस इसका आंसर नहीं दे सकती। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, मैंने बोला था कि कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लाइफ कैसे आई, यूनिवर्स कैसे, अच्छा जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, आई विल टेक 1 more minute, इससे लास्ट लाइफ है ना। कार्बन ही हमको चाहिए होता है। और लाइफ कैसे बनी यूनिवर्स में, यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है, बिग बैंग से बना, कैसे बना फाइन, लेकिन लाइफ कैसे आई, हिंदू माइथोलॉजी है तो कुछ और माइथोलॉजी कैसे क्या है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमें कार्बन चाहिए। तो कार्बन स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस से कार्बन बनाने की एक प्रोसेस हुई थी जिसको ट्रिपल अल्फा प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे एक हीलियम 2 हीलियम मिलकर एक बेरिलियम बनाते हैं। एक बेरिलियम में क्योंकि बेरिलियम अनस्टेबल है तो फिर तीसरा हीलियम इसके साथ मिलकर इसको कार्बन में कन्वर्ट कर देता है। इसको ट्रिपल अल्फा, यानी एक हीलियम को अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस अल्फा पार्टिकल, 3 अल्फा पार्टिकल मिलकर एक कार्बन एटम, कार्बन मॉलिक्यूल बना सकते हैं, एलिमेंट बना सकते हैं। कार्बन इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ। तो ये एक प्रोसेस की दी थी कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग लाइफ फ्रॉम दिस प्रोसेस, ट्रिपल अल्फा प्रोसेस। ये हम लैब में नहीं कर सकते, बट ये यूनिवर्स में हो सकता है, बिकॉज द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन is not possible in the laboratory, inside the laboratory, but in the universe it is possible to get this reaction done, and possibly life, this carbon may come from this, ये किसी ने कहा था। और इसमें एक एग्जांपल मैं दूंगा, मेगामॉर्फिक लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट लिविंग होती है। अब बाकी फुली ऑर्डर्ड हो या फुली डिसऑर्डर्ड हो, दे आर द डेड, दे आर नॉन लिविंग स्टेजेस। तो हमें मेगामॉर्फिक लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट ही चाहिए। अब खत्म करने से पहले मैं 2 कोट आइंस्टाइन के खत्म करने से पहले, ऑन ए प्लेस टाइम में आइंस्टाइन ने कहा था, व्हाट वुड द वर्ल्ड लुक लाइक व्हेन आई रोड ऑन ए बीम ऑफ लाइट। अगर मैं बीम ऑफ लाइट में हो तो मुझे दुनिया कैसे दिखेगी।
है ना। तो ये फर्स्ट डे को डॉक्टर डी.के. दास ने भी अपने उसमें टाइम डायलेशन की बात की थी एंड पैराडॉक्स की बात की थी। ये भी करीब करीब वही है कि जब आप लाइट की स्पीड से जाएंगे यू विल सी नथिंग। जब लाइट की स्पीड से जाएंगे तो आपको जो है टाइम डायलेशन में चले गए आप, यू कैन नॉट सी एनीथिंग। और दूसरा टेक्नोलॉजी पे उन्होंने कहा था इफ यू अलाउ द टेक्नोलॉजी टू सरपास अस वी विल हैव द जनरेशन ऑफ इडियट्स। अगर हम टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ा दें तो हमको सरपास कर दे, जैसे आज इसकी तैयारी हम रोबोट बना दें, ये बना दें, वो बना दें, तो वी विल हैव ए जनरेशन ऑफ इडियट्स। जो आज दिखता है सॉरी हमारे बच्चे को 2 into 2 4 के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, 3 into 3 9 के लिए भी जो है उसको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। और थैंक्स, नेक्स्ट, धन्यवाद। सॉरी मैंने 5 मिनट ज्यादा ले लिया। ये डॉक्टर कुमार सिंह जी ने फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के प्रतिपाद्य विषय का दक्षतापूर्वक वर्णन किया। देश, काल और वस्तु, इन तीनों का निरूपण फिजिक्स के माध्यम से होता है। वस्तु के 2 भेद मुख्य रूप से होते हैं, मैटर और एनर्जी। कार्य और कार्य को उत्पन्न करने वाली शक्ति। प्राकृतिक नियमों का अनुशीलन और क्रियान्वयन की विधा भौतिक विज्ञान या फिजिक्स है। आपने इस तथ्य को भी दक्षता पूर्वक अभिव्यक्त किया। साथ ही साथ कोई जाने या न जाने दैनिक जीवन में फिजिक्स का बहुत बड़ा उपयोग है। इन सब तथ्यों को आपने दक्षता पूर्वक प्रकट किया। साथ ही साथ न्यूटन के जो 3 गुरुत्वाकर्षण से संबद्ध सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को यंत्र का रूप किस प्रकार दिया जाता है, इन सब विषयों पर भी आपने प्रकाश डाला। 3 प्रवक्ता और हैं। मेरी भावना है कि अपने विचार को धीरे धीरे 20 मिनट की सीमा में प्रत्येक वक्ता व्यक्त करें ताकि हम अधिक से अधिक महान भावों का भाव सुन सकें। नारायण। आपने अपने भावों को व्यक्त किया। संगठन